everyone, welcome back to our YouTube channel. Here is Akaya and you will see कि हम किस तरीके से प्यारे से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन लेक्चर से। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम पीडब्ल्यू के नोट्स यूज़ करके चैप्टर फर्स्ट सेल यूनिट को बॉटनी के पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईजिली मैं कुछ भी हाइड नहीं कर रही हूँ, मैंने पीडब्ल्यू के नोट्स यूज़ किए हैं जिसमें कि थ्रू मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। इफ़ मेरे नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिसके थ्रू मैं फटाफट से अपने नोट्स को प्रिपेयर करके उसके थ्रू आपको प्रिपरेशन कराऊंगी। ठीक है गाइस, तो अभी पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कौन कौन सा। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेकंड में हम व्हाट इज सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेल थ्योरी देखेंगे, फिर ओवरव्यू ऑफ एन सेल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, दूसरी लिविंग थिंग्स। अगर हम पूरे बायोस्फीयर में देखें तो दो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, दो ही चीज़ें सर्वाइव करती हैं। एक चीज़ जो जीवित है जिसको लिविंग कहते हैं, दूसरी चीज़ नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है। अगर हम बात करें सेल की तो नॉन लिविंग के पास सेल जो रहती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन अगर हम लिविंग सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइस, अब देखो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके पास एक ही सेल प्रेजेंट होता है, एक ही सेल के थ्रू वो अपने सारे काम को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे सेल डिवीज़न करना, अपने इंसेंशियल फंक्शन को कवर करना, खाना बनाना, जो भी चीज़ें, जो भी इंसेंशियल फंक्शन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, वो सारे जो वर्क्स होते हैं एक यूनिसेलुलर बॉडी अपने एक सेल से कंप्लीट करती है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स रट लियो। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, मोनेरा की सारी फैमिली, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया पूरी फैमिली, अमीबा, यूग्लेना, पैरामेशियम जो एक प्रोटिस्टा है, ईस्ट आ जाता है फंजाई में। मतलब सिंगुलर सेल वाले सारे यूनिसेलुलर में आ जाते हैं। मल्टीसेलुलर में आ जाता है प्लांट, एनिमल एंड मोस्टली फंजाई आ जाते हैं, जो मोस्टली बहुत सारे हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रहता है किससे मिलके बना होता है, सेल से मिलके बना होता है, हमने पहले ही देख लिया था। अब हम सेल के पढ़ेंगे कि आखिर ये सेल होता क्या है। व्हाट इज अ सेल? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। फंडामेंटल एक बेसिक यूनिट होती है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही बेसिक यूनिट होती है गाइस। फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल मतलब एक पूरी ह्यूमन की बॉडी जो होती है पूरे सेल से मिलकर बनती है। पूरी ये पूरा हमारा ह्यूमन बॉडी, एक हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, ये सर से लेकर के पाँव तक पूरा मेड अप ऑफ किससे, सेल से। तो ये सारी चीज़ें सेल से मिलकर बनती हैं। ठीक है, फंक्शन क्या देखे, यूनिट ऑफ लाइफ है कि मतलब एक जीवित व्यक्ति के पास सेल का होना कंपलसरी है। ठीक है, स्पर्म मिलता है, एग मिलता है, उससे जाइगोट बनता है, ये भी एक तरीके का सेल ही है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया सारे एसेंशियल फंक्शंस करते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन लेना, रिप्रोडक्शन करना। न्यूट्रिशन लेते हैं, खुद से अपना खाना बना सकते हैं या फिर दूसरों पर डिपेंड रह सकते हैं, दोनों तरीके से, लेकिन ये अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं, खाना ज़रूर खाते हैं, खाना ज़रूर बनाते हैं। रिप्रोडक्शन अपने प्रजाति को, अपने जेनेरा को बढ़ाने के लिए आगे रिप्रोडक्शन करते हैं जिनसे इनकी प्रजाति आगे मेंटेन रहे। परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लिविंग लाइफ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब ये बिना किसी के डिपेंडेंस के खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रहते हैं। ठीक है, नोट, एनीथिंग लेस देन द सिंगल सेल इज नॉट अ कंसाइडर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई एक सिंगल सेल में जितने भी पार्ट्स होते हैं, ये हमारे पास सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ईआर होगा, गोल्जी बॉडी होगा, वैक्यूल होगा। एक सेल में जितने भी फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, अगर उससे एक भी चीज़ एब्सेंट होगी तो उसको एक लिविंग सेल में या फिर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। देखो, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को समझ लेते हैं जो बिल्कुल ईजी है। सेल बिना किसी सेल वॉल के प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। रट लियो, सेल बिना किसी सेल वॉल के प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। अब ये देखो, जूम कर देती हूँ गाइस, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, सेल के सबसे बाहर की लेयरिंग जो है, सेल की सबसे बाहर की लेयरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं। उसके अंदर की एक और लेयर बनी होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और लेयरिंग बनी होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है कुछ इस तरीके से गैप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बीच वाले स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्पेस, न्यूक्लियर स्पेस होता है।
ठीक है। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के जो इस पिंक वाला पार्ट है ना, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड कर गया है, अब ये जो स्ट्रक्चर कवर किया है जिस पार्ट को, अंदर वाले पार्ट्स को हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेल वॉल में प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, लिक्विड होता है। जो न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरीके से जो जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है इसको हम सार्कोप्लाज्म, ठीक है, वही मसल सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कह देते हैं। इसी तरीके से अब हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोप्लाज्म की कवरिंग और साइटोप्लाज्म को मिला करके प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को मिला के प्रोटोप्लास्ट बनता है, ठीक है गाइस। सो क्वेश्चन एक है गाइस, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ, बिल्कुल ट्रू है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डज नॉट इंश्योर, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। बोथ स्ट्रक्चरल रीजन सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, तो ये सही आंसर ये होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ अ सेल्स एंड न्यूक्लियस। आखिर सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई थी। पहली बात, फर्स्ट सेल, ये जो फर्स्ट टाइम्स था ना, सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए थे। रॉबर्ट हुक ने जो एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी, क्या लिखा है, रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। डेड था, प्रोटोप्लास्ट इसका एब्सेंट था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था इन द सेंस, प्रोटोप्लाज्म हम इसको कहते थे, याद है ना, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एब्सेंट था मतलब डेड सेल था, ठीक है। प्लांट के कॉर किससे निकाला गया था और इसमें हमें किस सेल वॉल दिखाई दी थी। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने किया था डिस्कवरी एक डेड सेल की, याद रखना लिविंग नहीं डेड सेल। फर्स्ट टाइम एक लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन वॉन लेवेनहुक ने किया था, जो एक बैक्टीरिया के अंदर मिला था। थर्ड टाइम न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जिसकी वजह से हम सेल को और सेल के स्ट्रक्चर्स को देखना हमारे लिए और आसान हो गया। सेल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम फॉर्मुलेटेड बाय पढ़ेंगे। सबसे पहला साइंटिस्ट है स्केल्डन, ठीक है। उसके बाद श्वान, ठीक है, थियोडोर श्वान, ठीक है। एम स्केल्डन और थियोडोर श्वान। एम स्केल्डन जो थे ना वो जर्मन के बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट समझ रहे हो, जो प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। 1838 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। अब ये बॉटनिस्ट थे तो अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे, तो इन्होंने पढ़ते इन्होंने ये देखा कि जितने भी बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके जो भी सेल्स होते हैं ना, अलग अलग सेल से मिलके बने होते हैं, और अलग अलग सेल जो रहता है अलग अलग टिश्यू बनाता है। वही बोला गया यहाँ पर, जो भी अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं उनके पास उनका अलग अलग टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, और उस सेल से उनका अलग अलग टाइप का टिश्यू बनता है। तो सेल थ्योरी में जो हमारे पास थे, एम स्केल्डन ने ये बोला था, मैथ्यू स्केल्डन जिसका पूरा नाम है। फिर आते हैं थियोडोर श्वान, हमारे पास थियोडोर श्वान आते हैं, जो यहाँ पे एक ब्रिटिश, सॉरी गाइस यहाँ ब्रिटिश नहीं होगा, न्यू एनसीईआरटी में करेक्ट करके दिया गया है, यहाँ पे होगा जर्मन के ये जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है गाइस, जर्मन के ये जूलॉजिस्ट थे। 1839 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। एनिमल सेल जो रहता है कवर होता है थिन मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इनको यूनिक कैरेक्टर प्लांट सेल में दिखा था। प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही इन्होंने देखा था कि सेल एक प्रोडक्टिंग लेयरिंग होती है, और सेल जो रहता है प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, सेल एंड इट्स प्रोडक्ट इन्होंने दिखाई दिया था। तो ये दोनों के बारे में पढ़े थे, इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो ये दोनों के बारे में पढ़े थे, एनिमल्स के बारे में भी और प्लांट्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में इन्होंने देखा था कि एनिमल का यूनिक कैरेक्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और प्लांट में इन्होंने देखा था कि सेल वॉल बाउंड होता है। ड्रॉबैक देखिए, अब जो स्केल्डन थे और श्वान थे, इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि कैसे एक न्यू सेल आता है। इन्होंने बता तो दिया कि कैसे एक सेल आता है, लेकिन ये नहीं डिस्कवरी कर पाए थे कि आखिर एक न्यू सेल कैसे फॉर्म्ड होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसका एक्सेप्शन माना जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये माना जाता है कि वायरसेस के पास तो सेल वॉल एब्सेंट ही होता है।
फाइनल सेल ऑफ सेल डिस्कवरी जो था ना 1855 में रिडोल्फ वर्चो ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बोला था कि हर एक सेल जो रहता है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। मतलब एक पुरानी सेल है, डिवीज़न करेगा और एक नई सेल बनाएगा। ये अब पुरानी हो गई, ये डिवीज़न करेगा, नई सेल बनाएगा। अब ये पुराना हो गया, ये डिवीज़न करेगा, नई सेल बनाएगा। इसी तरीके से एक पुरानी सेल होती जाती है, नई नई सेल जो होती हैं हमारे लिए बनती जाती हैं। तो हमारे रुडोल्फ वर्चो ने यही बताया था। ठीक है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको इन्होंने नाम दिया था ओमनी सेलुलाई सेलुला। इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ओमनी सेलुलाई सेलुला। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोस्ट ऑफ अ सेल इज प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो बनते किससे हैं, सेल से और उनके प्रोडक्ट से। क्वेश्चन, व्हाट इज द statement ordered true? Cell theory formulated by Skeldon and Swan did not explain as how new cells form. True. Omnicellular cellula is a statement given by the Virchow to give a cell theory in final shape. True. Skeldon was a German botanist, while Swan was a British geologist. False. False. As a Swan, animal cells have a thin outer layer, ठीक है, which is called the plasma membrane. True. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. True. तो बी को, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है गाइस, हमारा सी ऑप्शन को छोड़ करके सारे सही हैं। सर ये गलत हो गया क्योंकि नेक्स्ट ईयर वाला हमारा नोट्स है, इसकी वजह से ये मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट ईयर तक क्या था, बोला जाता था कि ये जो हमारे पास स्वान है ना ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है, लेकिन इस ईयर 2025 में इसको बदल करके बोल दिया गया है जो स्वान है ना ये ब्रिटिश नहीं जर्मन के जियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है गाइस, विच इज़ द करेक्ट अबाउट द सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ एन करेक्ट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर, इट नीड मोडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। Modified cell theory means that living beings are composed of cell capable of reproducing। ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये पढ़ा था कि नई जो सेल बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती है। सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स वायरस डू नॉट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही बात है, हमारे वायरस के पास तो सेल होता ही नहीं है। Cell theory means that all living objects consisting of cell whether or not capable of reproducing। बिल्कुल गलत है भाई, रिप्रोड्यूसिंग वाला कोई पार्ट हमने पढ़ा ही नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ omnicellular cellular रिगार्डिंग रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। कब दिया था, 1855 में दिया था। और असर्शन हमारा है रुडोल्फ वर्चो मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ एन लिविंग थ्योरी सेल थ्योरी गिवन बाय द स्केल्डन एंड श्वान। ट्रू है। सेल थ्योरी सेज दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री। ट्रू है, रीजन इज ट्रू। इंट्रोडक्शन देख लो गाइस, ये स्टार्टिंग में ही हमें पढ़ना था। ये सारी चीज़ें ना एक हमारे पास लाइक वैसा है, थ्योरेटिकल टर्म है, पढ़ना है आपको, पढ़ना है, रीडिंग लगा दे। ओके गाइस, तो इंट्रोडक्शन में लिखा है व्हेन यू लुक अराउंड, आप आसपास देखते हो आपको दिखता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों ही तरीके के सेल आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, लिविंग भी दिखाई देते हैं, नॉन लिविंग भी दिखाई देते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव वंडर्ड, और आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिर ये कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि वो लिविंग है और कौन से लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग कौन से हैं। तो इसका आंसर यही है कि जिसके पास सेल वॉल होता है वो लिविंग होता है, जिसके पास सेल वॉल नहीं होता वो नॉन लिविंग होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीसेलुलर माने जाते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं। सेल आखिर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स खुद का काम खुद कर सकता है और अपने अकेले ही जीवित रह सकता है। अगर कोई भी एक सेल के स्ट्रक्चर से कम माना गया है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट लिविंग में नहीं काउंट करेंगे, लिविंग काउंट नहीं करेंगे। सेल एक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सारे। एंटोन वॉन लेवेन्हुक जो थे पहली बार उन्होंने देखा था एक लिविंग सेल को। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। माइक्रोस्कोप आने के बाद हम और अच्छे तरीके से सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते थे। सेल थ्योरी 1838 में मैथियस स्केल्डन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे,
तो ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथियस स्केल्टन, जिन्होंने ये बताया था कि जितने भी प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट होते हैं, वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बनते हैं, और वो सेल जो रहते हैं अलग अलग टाइप का टिश्यू बनाता है। फिर आते हैं उसी टाइम पे 1839 के टाइम पे थियोडोर श्वान आते हैं, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये बोला था, अलग अलग टाइप के एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था। इन्होंने ये बताया था कि इनके पास सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और हर एक प्लांट सेल के पास जो रहता है, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वी ऑल्सो कंक्लूडेड, इनकी स्टडी के हिसाब से सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर होता है किसी भी प्लांट सेल का। इसके हिसाब से स्वान ने हाइपोथेसिस दे दिया था एनिमल्स और प्लांट दोनों के बारे में कि एक सेल जो रहता है वो एक यूनिक फीचर होता है, साथ में सेल और उनके प्रोडक्ट से ही एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है। स्केल्टन एंड स्वान ने टुगेदर मिल करके क्या किया था, सेल थ्योरी परफॉर्म किया था। ये थ्योरी बताई थी, लेकिन डिड नॉट एक्सप्लेन, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि आखिर नई सेल कैसे बनती है। रुडोल्फ वर्चो आते हैं 1855 में, इन्होंने ओमनी सेल्लाई सेलुला एक स्टेटमेंट दिया, जिन्होंने ये बताया गया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कैसे एक न्यू सेल बनती है। मतलब ओल्ड सेल से एक न्यू सेल बनने तक का सफ़र क्या कहलाता है, ओमनी सेल्लाई सेलुला कहलाता है। ही मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ स्केल्टन, और श्वान के हाइपोथेसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और एक फाइनल शेप स्ट्रक्चर दे दिया गया था सेल थ्योरी का। और इन्होंने बोला था ऑल लिविंग सेल्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सेल या उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। ओवरव्यू देख लिया हमने, ठीक है। नेचर देख लिया, एनिमल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी गाइज़ ये सारी चीज़ें हमने वापस से पढ़ ली हैं, तो दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइज़, ये ओवरव्यू ही था, ओवरव्यू पढ़ लिया हमने। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व दैट अनियन पील देखा, चीक सेल देखा, उसमें से हमें मिला, तो इसके हिसाब से वही चीज़ें हैं, डेड सेल वापस से आई कैसे, किस तरीके से। कैसे आया सेल की डिस्कवरी, कैसे हुई, न्यूक्लियस कैसे आया प्रोटोप्लाज्म में। तो गाइज़ एक एनसीईआरटी के लाइन है, फिर से पढ़ते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व, सेल जो रहता है, हमने क्या किया था, अनियन पील लिया था या फिर ह्यूमन चीक सेल लिया था, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाला था, उससे हमने रिकलेक्ट कर लिया था उसके स्ट्रक्चर्स को। अनियन सेल में हमने देखा था एक टिपिकल प्लाज्मा प्लांट की सेल दिखाई देती है, सेल वॉल। सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आउटर बाउंड्री पे उनकी एक सेल वॉल है, प्लांट के बाहर एक सेल वॉल है, ये सेल है, ये सेल है हमारे पास, सेल के बाहर हमारे पास सेल वॉल दिखाई देती है। और हमारे पास एनिमल सेल के बाहर जो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है। कहाँ पे, ह्यूमन चीक सेल के अंदर हमने देखा कि बाहर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देती है, ठीक है। ये हमारे पास ह्यूमन चीक सेल थी, ठीक है। और ये हमारे पास की क्या थी, प्लांट की सेल थी, किसकी थी, प्लांट की सेल थी, ठीक है। तो वही बोला गया है, इन्होंने स्ट्रक्चर्स देखा था, हर एक सेल के अंदर डेस मेम्ब्रेन होती है, जिसको हमने इस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आगे चलने के बाद जेनेटिक मटेरियल डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए में, ठीक है गाइज, डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उसका कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। सेल के पास मेम्ब्रेन होती है, जिस न्यूक्लियस जो रहती है मेम्ब्रेन बाउंड होती है। अगर देखो इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक हमारे पास सेल है, सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियाई के पास अगर मेम्ब्रेन के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होगा तो ये यूकैरियोटिक कहलाएगा। अगर न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर एक वेल मेम्ब्रेन बाहर नहीं प्रेजेंट होगा, इसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। वेयर सेल लैक दैट द मेम्ब्रेन, जिसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं, और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तो इसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही सेमी फ्लूइड भरा होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेल के वॉल्यूम में भरा होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म मेन एरिना और सेलुलर एक्टिविटी का टर्म्स होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स में ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे के सारे मेन इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके अंदर ही परफॉर्म होते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं लिविंग स्टेट को बरकरार रखने के लिए। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जिसको कि हम लोग जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, जो कि क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स है। प्रोकैरियोट्स में ऐसे ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं, लैक होते हैं, ऐसे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट नहीं होते। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम एक ऐसा टर्म है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है।
ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और मतलब इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। ऑर्गेनील्स होती है जो यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स दोनों में मिलती है। सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बस केवल साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं, ये साइटोप्लाज्म का एरिना है, इसमें ही राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, और भी अदर जगह पे, जैसे कि टू ऑर्गेनल, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में, माइट्रोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में और रफ ईआर में प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। किस किस तरीके का वो देख लेते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की और माइट्रोकॉन्ड्रिया की, तो 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर हम ईआर देख लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म की, तो यहाँ पे हमारे पास 80S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है गाइज। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, जिसको कि हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये याद कर लेना, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नोट, सेल का जो फाइनल शेप होता है, साइज होता है, उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अलग अलग तरीके का, हर एक ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के शेप्स सेल के होते हैं, साइजेस अलग अलग होते हैं, एक्टिविटीज़ वो अलग अलग परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से उनके पास सेल प्रेजेंट होता है। जैसे कि शेप ऑफ द सेल उनके फंक्शन से हिसाब से वेरी करता रहता है। नर्व सेल बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, इम्पल्स को कैरी करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस से। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है प्रोकैरियोट्स की। सेल वॉल इसके पास एब्सेंट होता है, इसका साइज जो रहता है लगभग 0.3 मैक्रोमीटर का लेंथ होता है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लंबी सेल होती है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल सेल 3 से 5 माइक्रोमीटर तक की होती है। आरबीसी की सेल 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होती है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। ऑस्ट्रिच की सेल, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। शेप अलग अलग होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, कॉलमनार होते हैं, इरेगुलर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सॉल्ट होते हैं, रिबन शेप के होते हैं। अलग अलग टाइप के सेल अलग अलग प्लांट में, ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल ग्रेटली डिफरेंट माना जाता है साइज में, शेप में, एक्टिविटीज़ में और फंक्शन में। गाइस, ये एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन को प्लीज़ अच्छे से पढ़ियो। एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी सेल मानी जाती है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होती है। बैक्टीरियल सेल 3 to 5 माइक्रोमीटर तक की होती है। लार्जेस्ट सेल सिंगल सेल होती है जो कि ऑस्ट्रिच की सेल मानी जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन की आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में मानी जाती है। यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, इसको भी सीरियसली ले लो। आरबीसी की सेल 7 माइक्रोमीटर तक की होती है। डब्ल्यूबीसी एमोइड शेप का होता है, अमीबोइड शेप का होता है। आरबीसी बाई कॉन्केव राउंड होता है। कॉलमनार एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो शेप का होता है। नर्व सेल सबसे बड़ी और ब्रांच्ड सेल मानी जाती है। ट्रैकिया की सेल इलोंगेटेड कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ पे मीजोफिल की सेल राउंड होती है, ओवल होती है, याद कर लो, शेप इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल जो रहती है सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है। सेल जो रहते हैं अपने शेप में ग्रेटली वेरी करते हैं, हमने ये डायग्राम में पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। दे मे बी डिस्क शेप के हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं, कॉलमनार, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक, एवर इरेगुलर हो सकते हैं। शेप ऑफ द सेल उनके फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उनके हिसाब से वेरी करता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, प्लीज अच्छे से रट लियो, इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। चांद तारे जो लगाने हैं लगा लो गाइस, इंपॉर्टेंट है। टिपिकल बैक्टीरियल सेल जो रहता है 1 से 2 माइक्रोमीटर तक का होता है। पीपीएलओ मतलब कि प्लूरा प्लिनेरियो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो रहता है यहाँ पे 0.1 माइक्रोमीटर तक का होता है। वायरसेस 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर सेल्स के होते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 12 माइक्रोमीटर तक का होता है। सेल में भी डिस्क से, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक, एवर इरेगुलर। असर्शन बिल्कुल सही है तो ये ट्रू है। क्या है? असर्शन बिल्कुल सही है तो ट्रू है। शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन, ट्रू है। असर्शन रीजन दोनों सही है। As per the Swan, cell wall is a unique character of the plant cell. True है. The bodies of the plant and animals composed of the cell और उनके प्रोडक्ट से मिलके बनता है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन क्या ये सही कैरेक्टर है कि सेल वॉल एनिमल्स में मिलता है, सॉरी प्लांट्स में मिलता है? और इसका सही क्या रीज़न मिल रहा है कि हाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स की बात भी कर दी गई है, तो इसका रीज़न तो ये नहीं हो सकता। तो रीज़न बिल्कुल सही नहीं है, फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। असर्शन, साइटोप्लाज्म जो
रहता है, मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, अभी पढ़ के आ रहे हैं, ट्रू है। वेरियस केमिकल रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तभी तो यहाँ पे मेन एरिना लिखा है, बिल्कुल सही है। असर्शन, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अन्य सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है आउटर बाउंड्री पे, बिल्कुल, क्योंकि ये एक प्लांट की सेल है तो सेल वॉल होगा, ट्रू है। इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है जो मेन एरिना करता है, बिल्कुल ट्रू है। राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, नहीं, ये दोनों में मिलते हैं, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। एनिमल सेल्स कंटेन अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिसको सेंट्रियोल्स कहते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बिल्कुल ट्रू। देखो हमने वहाँ पर सेंट्रोजोम पढ़ा था, सेंट्रियोल्स का ही दूसरा नाम भी है सेंट्रोजोम, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स दोनों सेम है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। ये हमारे पास फॉल्स है। रेड ब्लड सेल्स लॉन्गेस्ट नहीं होते, लॉन्गेस्ट सेल्स नर्व सेल्स होती हैं, कौन सी? नर्व सेल्स होती हैं, 7 मैक्रोमीटर तक का होता है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन ऑप्शन सही हैं, ठीक है गाइस। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर द ट्रू? न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच टर्न कंटेन जेनेटिक, बिल्कुल ट्रू है। बिसाइड न्यूक्लियस के अलावा प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम है ईआर एंड गोल्जी बॉडी, नहीं, प्रोकैरियोट्स के पास एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स के पास ये प्रेजेंट होता है, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है? थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है गाइस? यहाँ पे लिखा है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच होता है, बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है, सही है, 0.3 मैक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, 0.3 मैक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। राइबोसोम्स आर द सीन विथ ट्रू ऑर्गेनल 70s, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70s, रफ ईआर में और साइटोप्लाज्म में 80s का मिलता है, 1 2 3 4, चार ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स के पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता? यहाँ पे न्यूक्लियर के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो प्रोटोप्लाज्म के पास न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। राइबोसोम होता है, मीजोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल? राइबोसोम इसका सही आंसर है, पहले भी पढ़ा था। द साइज ऑफ द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, इसका साइज है 0.1 मैक्रोमीटर, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, तो यहाँ से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, और प्लीज़ अगर ऐसे ही आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके मैं सारे टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कराने वाली हूँ। अगर इफ़ आपको मेरे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन हियर।